एफआईआर दर्ज हुआ है दयानंद वर्मा मामले में। प्रशासन के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी किया गया। मैंने क्या कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों को बख्शते नहीं हैं। 2025 के बाद जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विलेन का काम क्या है? हीरो को कुछ बोलेगा तब ना पिक्चर में लोग कहेगा कि बाप रे हाँ ये तब विलेन हो। राष्ट्रगान के सावधान की मुद्रा में ना रहना ये तो पॉजिटिव नहीं है। तो आप इससे नहीं जोड़ सकते हैं कि उनका तबीयत खराब है या वो बिहार को चलाने की स्थिति में। इस चीज पुनः मैं विधानसभा जाऊंगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद स्नेह मेरे कार्यों के आधार पर मुझे अवश्य प्राप्त होगा। ये जन सहयोग नाम मैंने भी नहीं दिया, ठीक है। लोगों के बीच जाता हूं तो लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मेरा प्रयास होता है कि उनके हर सपनों को पूरा करने का। रिंकू नगर नाम से उन्होंने किया तो लोगों का आशीर्वाद और स्नेह वो हम लोग के मतलब भगवान मानिए भगवान है। हमारे गार्जियन है, बिहार के जनक हैं, बिहार के दाता हैं और बिहार को जंगल राज से विकास के पथ पे ले जाने वाले जननायक हैं। लेकिन अशोक चौधरी और आपका बहुत स्नेह हम देखते हैं, कैसे रिश्ते हैं? देखिए उनसे भी मेरे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। आज रोड के मामले में मेरा विधानसभा मुझे लगता है कि इस पश्चिमी चंपारण नहीं पूर्वी चंपारण जिले तक सबसे सर्वोत्तम है। तो प्रशासन चेहरे से तो किसी को आई नहीं न कर पा रही है कि ये अपराधी हैं क्या है। तो चिकित्सा और शिक्षा इस बार मेरा चुनाव है, उन चीज़ों को विशेष कर दूर करने का मेरा प्रयास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 2 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। 2025 का ये चुनावी साल है और उस चुनावी साल में लोगों का क्या मिजाज है। आज हम वाल्मीकि नगर में मौजूद हैं, वाल्मीकि नगर के विधानसभा में घूम रहे हैं। विधायक जी से हमारी मुलाकात हुई। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह सर। लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपने काम भी किया है वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये क्षेत्र नीतीश कुमार का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां नीतीश कुमार को बहुत मन लगता है, लगातार यहाँ आते रहते हैं। क्या क्या काम हुआ है यहाँ? देखिए वाल्मीकि नगर में आप काम की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा विधानसभा पहले जीरो था। जीरो से जब मैं विधानसभा में पहली बार चुनाव जीत के आया था तो मेरे विधानसभा में उस समय यहाँ पे काम अगर आप देखेंगे तो कोई भी काम आपको मतलब धरातल पे कोई काम नहीं दिखता था। अब मेरे पहले के जनप्रतिनिधि जो भी हो मुझे पता नहीं क्या ऐसी परिस्थितियाँ बनी सत्ता पक्ष के होने के बावजूद भी उनके द्वारा अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके अपने बातों को नहीं रखा जाता था या फिर क्या करते थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आती थी कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता था। लेकिन 2015 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद, विशेष स्नेह, विशेष प्रेम से मेरे ऊपर और मेरे विधानसभा के ऊपर ऐसा उनका स्नेह और ऐसा उनका प्रेम था कि सिर्फ और सिर्फ मेरे विधानसभा में मुझे लगता है कम से कम 1400 करोड़ का काम हुआ मेरे विधानसभा में, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे वाल्मीकि नगर को 4 चांद लगाने के लिए आप देखेंगे मैरीन ड्राइव तर्ज पे जो एक पथवे बना हुआ है लगभग 129 करोड़ का हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा एक वैसे घूमने के लिए कन्वेंशन हॉल, वैसे एक पार्क बना हुआ है 29 करोड़ की लागत से वो पार्क बना हुआ है। कन्वेंशन हॉल बना हुआ है जो कि मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और बिहार में तो मुझे लगता है कि राजगीर के बाद वैसे तो राजगीर का निर्माण पहले हुआ था लेकिन राजगीर के बाद इसकी निर्माण हुई है। लेकिन राजगीर से सारी सुविधाओं में सर्वोत्तम 122 कमरे का ये कन्वेंशन हॉल है और इसकी लागत लगभग 140 करोड़ की है। वैसे ही पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, डिग्री कॉलेज हुई, तमाम ऐसे कार्य हैं जो इस विधानसभा में 4 चांद लगाने का काम करता है। और ख़ासकर हमारा जो वाल्मीकि नगर है टूरिज़्म वाला एरिया है, तो टूरिज़्म को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे लॉकुस पार्क की स्थापना की जा रही है। उसमें 3D पिक्चर से लेके सारा कुछ जो कि लॉकुस पे आधारित है, जो वाल्मीकि जी के रामायण से आधारित है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ दिखाई जाएंगी और लोगों को जागृत किया जाएगा। इससे भी टूरिज़्म को एक बल मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन वाल्मीकि नगर के बारे में बहुत खास बातें इस वजह से भी होती है। अगर बाकी दूसरे राज्यों में हम देखें तो टूरिज्म प्लेस को और बड़े स्केल पे बेहतर किया जाता है, लेकिन लोगों की ये समस्या या लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि वाल्मीकि नगर को उस तर्ज पर नहीं किया गया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि वाल्मीकि नगर को उस तर्ज पे डेवलप नहीं किया गया है। हाँ, वाल्मीकि नगर मेरा थोड़ा एक्सप्लोर अभी नहीं हुआ है कि मार्केट में इसका मतलब भी वैसा नहीं कुछ है कि बहुत अच्छा यहाँ पे ये। लेकिन वैसे देखेंगे तो ये टाइगर रिजर्व एरिया के मामले में मुझे लगता है कि भारतवर्ष में 7वें नंबर पे है। यहाँ पे 57 बाघों की संख्या देखेंगे तो 57 बाघ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया अपने आप में एक बेमिसाल और अनूठा टाइगर रिजर्व एरिया है। आप कहीं भी देखेंगे तो अगर किसी भी जगह पे टाइगर रिजर्व हो या वैसे हो
तो अगर गेंडा को रखा जाता है, इन्वायरमेंट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ आपसे, गेंडा को रखा जाता है तो गेंडों के लिए एक अलग तरह का इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। भालू होते हैं तो भालू के लिए अलग तरह का इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया पूरे वर्ल्ड का ऐसा टाइगर रिजर्व एरिया है, यहाँ पे किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी यहाँ पे जानवर हैं सब यहाँ के इन्वायरमेंट में अपने आप को मुझे लगता है एडॉप्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा आपको गेंडा भी मिलेगा, आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भालू भी मिलेगा, यहाँ पे बाघ भी मिलेगा, जंगली भैंसा भी मिलेगा। जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और टूरिज़्म की दृष्टि से एक जैसे हम लोग बाहर में जाते हैं, आपको हम लोग जैसे स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो एक जो वाल्मीकि नगर की सबसे अनूठी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंगल, पानी और सैंड पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कम जगह ये मिलता है। मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड के बाद पूरे वर्ल्ड में बहुत गिने चुने जगहों पे ये तीनों चीज़ एक साथ। और आप हमारे वाल्मीकि नगर में आइएगा तो आपको पानी, नदी जो यहाँ का सबसे बड़ा आप देखते होंगे त्रिवेणी नाम से जो जाना जाता है वो है, बालू है, जंगल है। ये समझिए कि VTR का एक बहुत ही अनूठा चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सर, वाल्मीकि नगर के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में आप 2 टर्म के यहाँ के विधायक हैं, लोगों की आने वाले समय में और आप क्या क्या काम करेंगे वाल्मीकि नगर में? देखिए, जब इसके बाद अगर लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष प्यार मुझे प्राप्त होता है तो मेरे क्षेत्र में भी ऐसा नहीं कहता कि वाल्मीकि नगर स्वर्ग हो गया है, लेकिन स्वर्ग से कम नहीं है। पूरे बिहार में वाल्मीकि नगर एक ऐसा जगह है जिसको आप कश्मीर के स्वर्ग के तौर पे, जैसे कश्मीर को भारत का स्वर्ग माना जाता है वैसे। लेकिन फिर भी अगर लोगों का आशीर्वाद, स्नेह मुझे मिलता है तो चिकित्सा और शिक्षा इस बार मेरा चुनाव में, चूँकि पिछली बार के चुनाव में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था तो रोड जितने भी थे या फिर रोड था या पंचायत सरकार भवन, तो इस टाइप से जितने भी था मैंने उस पर अपना विशेष रूप से कंसंट्रेशन किया, उस पर ध्यान दिया। इस बार मेरा चिकित्सा और शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यार से, स्नेह से पूरे बिहार में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 10+2 विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है, जहाँ शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में बहाली नहीं हुई है। लेकिन हॉस्पिटल अभी भी थोड़ा बहुत, डॉक्टर हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा समस्या आ जाता है। तो अगले टर्म में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, स्नेह से और उनके प्रेम से मुझे इन सारी चीज़ों को, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, ऐसी नहीं है कि कमियां हैं, जो थोड़ा बहुत कहीं कहीं कमी कुछ देखने को मिल जाता है, तो उन चीज़ों को विशेषकर दूर करने का मेरा प्रयास होगा। रिंकू जी, लेकिन इस बार तो त्रिकोणीय समीकरण होने वाला है, जनसुराज भी इस बार बहुत फील्डिंग कर रही है, महागठबंधन का ये दावा है कि इस बार तो हम हर क्षेत्र में कोशिश करेंगे और वाल्मीकि नगर उनमें से एक है कि जहां हमारे विधायक हों। देखिए, बिल्कुल आपकी बातें सही है और मुझे नहीं लगता कि त्रिकोणीय संघर्ष या वैसी कोई बात आएंगी। सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी किसान खेती करता है या उसके खेत में कोई मजदूर काम करता है तो उचित कार्य के हिसाब से मजदूरी की आशा भी करता है। तो मैंने जितना भी अपने क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, स्नेह से जो काम किया, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो किया है, तो मैं तो जनता से आशा करूंगा कि मुझे उचित मजदूरी प्राप्त हो और उनके इसी मजदूरी के माध्यम से मैं पुनः और उनके आशीर्वाद से, सहयोग से पुनः मैं विधानसभा जाऊंगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, स्नेह मेरे कार्यों के आधार पर मुझे अवश्य प्राप्त होगा। रिंकू सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की तर्ज पर काम कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर में जिस तरीके से नीतीश कुमार नगर है, रिंकू सिंह नगर भी आपने बनवाया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि हमने रिंकू सिंह नगर बनवाया है, वो लोगों का आशीर्वाद और स्नेह था, वहाँ के लोगों का मतलब ये अभिलाषा थी भाई हम भैया आपके नाम से एक नगर बसाना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब अगर ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी सपना है उस नगर में मेरा प्रयास, आशीर्वाद और स्नेह और प्रेम का नतीजा है कि लोगों ने वैसा किया। रिंकू नगर नाम से उन्होंने किया, तो लोगों का आशीर्वाद और स्नेह। आने से पहले मैं आपके सोशल मीडियाज़ को देख रही थी तो मैंने देखा कि जितने पोस्ट हैं उन पोस्ट में आपका जन सेवक लिखा हुआ है। आप तो विधायक हैं, यहाँ के विधायक लिखिए। नहीं, विधायक मुझे नहीं लगता है कि कोई डिजिग्नेशन है। फिर जन सेवक एक, देखिए ये जन सेवक नाम मैंने भी नहीं दिया है। अच्छा। ठीक है, लोगों के बीच जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ से संबोधन मुझे शुरू किया और धीरे धीरे लोगों के मन में आता है कि ठीक है।
तो ऐसा आखिर में आता क्यों? अगर मैं विधायक मान के अपने आप को चलूँ तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जो स्नेह और प्रेम है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से विधायक हैं जो विधायक बनने के बाद विधायक ही रह जाते हैं, तो जनता का स्नेह और जो प्रेम है, तो वही स्नेह और प्रेम मुझे जन सेवक बनने के लिए प्रेरित करता है। और मेरा प्रयास होता है कि मैं जनता के कसौटी पे, जो उन्होंने जन सेवक मतलब जनता का सेवक जो मुझे नाम दिया, उनके कसौटी पे मैं खरा उतरूं और उनके हर सपनों को, सपने तो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं जितने भी सपने, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि उनके हर सपनों को पूरा करने का प्रयास करूं। आपके आवास का नाम जन सेवा सदन है। अब देखिए भाई, मेरा जो आवास है वहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे पश्चिमी चंपारण जिले से, उनके लिए वो फ्री है, क्योंकि मैं अपने आवास पे रहता नहीं। जनता का दिया हुआ ही आवास है मेरा, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्रेम मिला, जिसकी वजह से मैं विधायक बना। तो वो जनता का दिया हुआ आवास है, तो इसीलिए मैंने उस आवास को जनता के नाम से ही समर्पित कर दिया है। और वहाँ पे आप जाइएगा तो उस आवास पे आपको 10-12 मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब भी जाइएगा 10 से 12 स्टूडेंट आपको जरूर वहाँ मिलेगा। जब क्षेत्र घूमता हूँ, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वैसे गरीब बच्चे जो मिल जाते हैं कि भैया हमको पटना रहना है, पढ़ना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं भाई से मिला, आप जाइए मेरे आवास पे रहिए और जितने दिन तक जो पढ़ाई करना है, जो तैयारी करना है, आप जाके वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अशोक चौधरी से कैसे संबंध है आपके? क्योंकि हम लगातार देखते हैं वाल्मीकि नगर के बारे में, मैं बार बार ये इम्फेसाइज कर रही हूँ और ख़ास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार का बेहद पसंदीदा क्षेत्र है और नीतीश कुमार किसी साधारण व्यक्ति को तो ये जिम्मेदारी देंगे नहीं इसे संवारने की। खास तौर पर आप नीतीश कुमार के खास ही होंगे, आपको ये जिम्मेदारी मिली है, लेकिन अशोक चौधरी और आपका बहुत स्नेह हम देखते हैं, कैसे रिश्ते हैं उनसे? देखिए, उनसे भी मेरे काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और उनका भी विशेष, चूँकि वे हमारे मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य उनके पास है, तो उनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मुझे प्राप्त होते रहता है। चूँकि मैंने आपसे बताया था ना कि मेरा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो रोड के मामले में आप देखिएगा तो अन्य विधानसभा के बनस्पत काफ़ी ये पिछड़ा हुआ था। यहाँ तो एक धनाहा में मतलब बासी से लेके रंगललही जो पूर्व के एक माननीय थे, उनके आवास तक, तो ये तो प्रोटोकॉल में रहता है कि भाई माननीय जहाँ उनके घर से मुख्य सड़क से उनको जोड़ दिया जाए। तो एक वहाँ पे मुझे लगता है रोड था, और 1 से 2 रोड और भितहा ब्लॉक में था। उसके बाद कहीं भी मेरे पूरे विधानसभा में कहीं भी रोड नहीं था, लेकिन आज रोड के मामले में मेरा विधानसभा मुझे लगता है कि इस पश्चिमी चंपारण नहीं, पूर्वी चंपारण जिले तक सबसे सर्वोत्तम है। यहाँ पे कम से कम 500 रोडों का निर्माण किया गया। तो माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री जी का विशेष आशीर्वाद स्नेह मेरे ऊपर रहता है, जिसकी वजह से ये सारे कार्यों को मैं करता रहता हूँ। विशेष स्नेह सबका रहता है, नीतीश कुमार जी का भी, अशोक चौधरी जी का। देखिए, नीतीश कुमार जी तो हम लोग के गार्जियन हैं, वो तो हम लोग के मतलब भगवान मानिए भगवान है, हमारे गार्जियन है, बिहार के जनक हैं, बिहार के दाता हैं, और बिहार को जंगल राज से विकास के पथ पे ले जाने वाले जननायक हैं वो। तो आप उनका तो विशेष कृपा दृष्टि सिर्फ वाल्मीकि नगर ही नहीं, हर जगहों पे रहता है, हर विधानसभा पे रहता है, सिर्फ पार्टिकुलर वाल्मीकि नगर पे रहता है। तो आप वाल्मीकि नगर को ही इतिहास के पन्नों में देखते हैं, लेकिन बिहार का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, स्नेह से आज के समय में इतिहास के पन्नों पे अंकित न हो। आपके गार्जियन है, सबके गार्जियन है नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया, तबीयत कैसी है उनकी? बिल्कुल ठीक है। सवाल इन दिनों उठाए गए। नहीं, ये जितने भी सवाल उठाए जाना ना, देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि एक आपने कहावत सुना होगा ना कि खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे। अब विपक्ष के पास तो कोई चेहरा है नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई बातें तो है नहीं, विकास की भी बातें उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि विगत 20 सालों में उन्होंने विकास किया नहीं। और विगत ये जो 2 साल का टर्म जो हमारे साथ वो थे, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों में वो हमेशा अपना रोड़ा लगाते रहते थे, हमेशा अड़ंगा लगाते रहते थे, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे अलग होना उचित समझा। तो उनके पास तो बिहार के डेवलपमेंट का कोई विज़न ही नहीं है। तो जब जिसके पास कोई विज़न नहीं है तो वो करेगा क्या? तो फिर फर्जी का जितना भी बातें होते हैं, जितना भी अफवाहें होती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, आप केवल अफवाह नहीं कह सकते विधायक जी, क्योंकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार की कई ऐसे हरकत, कई ऐसे बयान जो सवालों के घेरे में है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, तो लेकिन विपक्ष और मीडिया तो सवाल उठाएगी इस पर। नहीं, अब हम लोग चीज़ है कि आप उनको दूर से देख रहे हैं, हम लोग तो हमेशा उनसे महीने में 1 बार 2 बार अवश्य हम लोग उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करने उनके पास जाते हैं। तो हम लोग तो जाते हैं, तो आज तक तो हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ।
अब पता नहीं कैसे मीडिया वालों को ये फील हो जाता है या विपक्ष को कैसे ये फील हो जाता है, भाई ये अब ये तो अपने अपने सोचने का तरीका और अपने कई ऐसे हरकत सामने आए देखिए वो तो वही ना बोले, जिसपे सवाल उठ रहे हैं। देखिए एनालिसिस करने का अपना अलग अलग तरीका होता है ना। अब मीडिया वाले उस चीज़ को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी महिला को आशीर्वाद दे रहे हैं, सर पे गमला रख के वही बात बता रहा है ना, किसी को आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं और उसके सिर पे अपना आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिए हैं, तो मीडिया वाले अब उसको प्रोपेगेंडा बना दें, तो फिर इसको क्या कहेंगे। मतलब देखिए मीडिया के पास अभी मीडिया वाले इसको बुरा नहीं मानना है, मीडिया के पास हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब किस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से दिखाते हैं, किस चीज़ को निगेटिव तरीके से दिखाते हैं। राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में ना रहना, ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता सर। नहीं वैसा कुछ नहीं, अब देखना पड़ेगा। आप ये बोल रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो मुझे लगता है कुछ वैसी विशेष परिस्थितियाँ आई होंगी। होता है कि राष्ट्रगान अगर चल रहा है, कोई वैसा कोई इंसिडेंट हो गया तो मे भी हो सकता है, लेकिन उसको आप इससे नहीं जोड़ सकते हैं कि उनका तबीयत खराब है या वो बिहार को चलाने की स्थिति में, इस चीज़ से उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। 2025 के बाद जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये किसने आपसे ये विपक्ष का सवाल है। फिर वही तो बोले ना कि विपक्ष के पास अगर कुछ नहीं रहेगा तो अगर जनता के बीच में उसको जाना है तो कुछ ना कुछ वैसा प्रोपगेंडा ही खड़ा करेगा। देखिए अब कोई पागल है तो आप कैसे समझेंगे वो पागल है। वैसे तो आम राह चलता है, आप किसी को नहीं ना कह सकते कि पागल है, जब तक उसका एक्टिविटी कुछ ऐसा पागलपन वाला न हो तब ना पब्लिक भाई उसको देखा गया अरे भाई तो पागल बाटे। तो भाई विपक्ष का वही हाल हो गया ना। अब हम कुछ वैसा पागलपन नहीं करें, कुछ वैसे उल स्टेटमेंट ना दें, कुछ वैसे अपनी हरकतें ना करें, तो फिर पब्लिक का कंसंट्रेशन मेरे ऊपर बनेगा कैसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के हीरो हैं, हम लोग के गार्जियन हैं, तो भाई अब विलेन का काम क्या है। हीरो को कुछ बोलेगा तब ना पिक्चर में लोग कहेगा कि बाप रे हाँ ये तो विलेन हो, तो फिर वही बातें हो जा रही हैं यहाँ पे। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बिहार के चेहरा रहेंगे, बिहार के विकास पुरुष हैं, बिहार के वो नायक हैं। बिहार को उन्होंने भारत ही नहीं विश्व के मंच पटल पे लाने का काम किया और हमारे 2025 के चेहरा वही रहेंगे। उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की सानिध्य में और उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया अपना चुनाव लड़ेगा। हाल के दिनों में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं बिहार के, चाहे वो गोपाल खेमका का मामला हो या फिर जिस तरीके से दिन दहाड़ गोली चला दी गई, इस तरीके की जो घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आप अपराध की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस नीति पे विश्वास करते हैं। और अपराध आप कहाँ मानिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि गोपाल खेमका जी के केस में आप देखिए, मैं आपको जब आपने गोपाल खेमका जी का जिक्र किया तो मैं गोपाल खेमका जी के बात से ही आपको शुरुआत करता हूँ कि गोपाल खेमका जी के मर्डर के बाद क्या आज तक सरेआम घूम रहे हैं या पकड़े गए या मार दिए गए, प्रश्न यहाँ पे जाता है। तो अगर अपराधी पकड़े गए, कुछ अपराधी वैसे थे जिन्होंने पुलिस पे गोली चलाने का काम किया, तो पुलिस ने गोपाल खेमका जी के वैसे शूटर को जिन्होंने गोपाल खेमका जी पे गोली चलाया था उसको मारने का भी काम किया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है, चूँकि ये समाज है, समाज में विभिन्न तरह के मानसिकता के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे मानसिकता हैं तो कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं। और ये गलत मानसिकता के लोगों का हमेशा कुछ ना कुछ समाज के प्रति गलत रवैया, गलत नज़रिया और गलत एक्ट रहता है। तो मान लीजिए उसी एक्ट के तहत जब वो कोई कार्य करते हैं तो हम लोग उसको अपराध की श्रेणी में ले लेते हैं कि भाई ये अपराध है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली होती है कि क्या कोई अपराध होता है तो अपराधी तुरंत पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते हैं, अपराधी तुरंत सलाखों के पीछे जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं, तब आप कह सकते हैं कि भाई ये अपराध है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कोई अपराधी माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में बच के गया हो या सलाखों के पीछे न गया हो। जी, केवल अपराध रोकना पुलिस का काम नहीं है, अपराध ना हो ये भी सुनिश्चित तो पुलिस ही करेगी ना, क्योंकि ये घटना लगातार राइफल लहरा कर वो लोग गए, सीसीटीवी फुटेज में देख कर गए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनोबल कितना बढ़ गया है अपराधियों का। नहीं देखिए, अभी आपने जो बात कहा कि अपराध रोकना भी सबसे बड़ा चीज़ होता है, तो अभी आप मेरे पास यहाँ बैठे हुए हैं, भाई हम तो आपसे मिल रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप हमसे मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और अभी आप पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर तान दें तो फिर हम इसको किस श्रेणी में ले जाएंगे। तो प्रशासन चेहरे से तो किसी को
नहीं न कर पा रही है कि ये अपराधी हैं क्या है। अब आपके अंदर का जो कीड़ा है, आपकी जो मानसिकता है सभ्य समाज के बीच में गलत कार्य करने की, वो तो एकाएक उभरा आपने किया। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि प्रशासन के द्वारा कार्रवाई कितने स्तर पे की जाती है और तुरंत की जाती है या नहीं की जाती है। अगर कार्रवाई में विलम्ब होता है तो फिर आप हमारे सरकार को दोष दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष दे सकते हैं। लेकिन जब कार्रवाई अविलंब होती है, घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई होती है, तो आप उसको तो अपराध की श्रेणी में ले ही नहीं जा सकते हैं। हम अपराध की बात कर रहे हैं रिंकू जी, एफआईआर दर्ज हुआ है दयानंद वर्मा मामले में, क्या था वो? देखिए, ये तो सबसे बड़ी मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ ना कि विरोधियों की एक साजिश थी। प्रशासन के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी किया गया। मैं तो वहाँ पे कहीं से था भी नहीं। एक बात होती है ना कि मैंने आपसे क्या कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों को बख्शते नहीं हैं और जो दोषी होते हैं वो कभी सज़ा पाते नहीं हैं। तो मैं उस समय कहीं से दोषी नहीं था, मैं उस समय अपने घर पे था। लेकिन चूंकि मेरे अगेंस्ट में जो व्यक्ति यहाँ पे उस समय चुनाव लड़ रहे थे, चूँकि कांग्रेस के वो प्रत्याशी थे और 2021 का मामला है ये? 2021 का ही मामला है। तो हमारे विपक्ष में जो प्रत्याशी थे, अब जिनका हत्या हुआ उनके घर पे थे, उनके खास उनके राइट हैंड हुआ करते थे। तो भाई अब किसी के साथ कुछ हो और उसमें किसी को फंसा दिया जाए तो इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना भाई। पूरी दुनिया स्वतंत्र है। अब कोई चाहे कि भाई नरेंद्र मोदी जी कहीं और बैठे हुए हैं और उनको कह दिया कि उन्होंने ये काम करवाया, तो क्या नरेंद्र मोदी जी का दोष सिद्ध माना जाएगा कि वो दोषी हैं? तो ऐसे ही मुझे प्रशासन पे भरोसा था, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा था, मुझे पूरे जुडिशियल टीम पे भरोसा था। मतलब जो प्रशासनिक के अलावा सारी चीज़ों पे मुझे भरोसा था कि भाई प्रशासन भी जो भी होगा न्याय हित में करेगा। तो मैं वहाँ कहीं दोषी नहीं था। तो प्रशासन द्वारा मुझे दोषमुक्त साबित किया गया। बाकी एलिगेशन लगाने के लिए तो भाई किसी पे मतलब बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि भाई आप एलिगेशन ना लगाइए। एलिगेशन लगाने वाले स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कहीं से दोषी नहीं था। विधायक जी के पास कम समय है, चुनावी माहौल चल रहा है इस बार, कैसी है चुनाव की तैयारी? मैंने कहा था ना कि मैं जो हमारे यहाँ जो किसान हैं, जो हमारी जनता जो है हमारे किसान हैं, उनके खेतों में काम करने वाला मैं एक मज़दूर हूँ। तो मैंने खेती किया है, वहाँ पे मज़दूरी किया है उन किसानों के बीच में। बाकी जो मज़दूरी होती है, देना न देना उनके नैतिकता पे निर्भर करता है और अगर उनका आशीर्वाद और स्नेह मिला तो फिर मुझे मजदूरी भी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, नेताओं से सवाल भी पूछ रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं। सत्ता का संग्राम हमारा कार्यक्रम है, वहाँ भी हम अपने तमाम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे, नेताओं से सवाल भी पूछेंगे। आप लगातार देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, वाल्मीकि नगर। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।